ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पहली सरल समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए। इससे आगे देखें, इससे आगे क्या होगा देखें, जैसे ही अंदर गुणा करते हैं तो क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। और फिर क्या आएगा, जब कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल से गुणा किए पहले 1 के साथ फिर कोस के साथ। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, इसको अपन लिख सकते हैं ये एज इट इज। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। देखें ध्यान से, ये पूरा का पूरा इस रूप में, या तो इसको यहाँ छोड़ दें RHS को फिर सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके देखो ए डॉट ए बी डॉट बी, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, बी के परिमाण का स्क्वायर, और इसकी गुणा करोगे तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। या फिर क्या करो, जैसे ये रूप आता है इसको डायरेक्ट क्या लिख दो, इसको डायरेक्ट सारणिक फॉर्म में लिख दो, कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन, एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं। पहले ही सब आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए, इसको क्या लिख सकते हो, बी डॉट बी, ये एज इट इज लिख दिया, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो, सारणिक फॉर्म में। देखो ये एज इट इज यहां से देख के लिख दो आप, तो क्या होगा, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी। अब आप कहोगे कैसे लिख दिया, ये ध्यान से देखो, इसकी गुणा 2/2 का प्रसार कैसे करते हैं। पहले मुख्य विकर्ण के अंदर ए डॉट ए की गुणा किससे होती है, बी डॉट बी से, तो देखो ए डॉट ए बी डॉट बी, फिर इससे गुणा करोगे ए डॉट बी क्या बन गया, ए डॉट बी का स्क्वायर। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ छोड़ दो, समीकरण नंबर 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ छोड़ दो, फिर RHS को भी आप एक स्टेप बढ़ा के आप प्रसार जैसे करोगे ये रूप नजर आ जाएगा। या फिर यहाँ तक लाकर आप सीधा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा प्रश्न में दे रखा है अपन को, सीधा एज इट इज यहाँ उतार दो उसको बस। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, चौथा क्वेश्चन देखें। इसमें भी क्या करेंगे, RHS ले लें, LHS ले लेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गुणा करते ही आ जाएगा, सीधा नॉर्मल गुणा करनी है। बाहर क्रॉस है तो ए की बी के साथ करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब इसमें आपको पता है, जो डेफिनेशन में आपको बताई थी, ए क्रॉस बी डॉट गुणनफल में तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, आप आगे पीछे कर लो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ए क्रॉस बी के अंदर अगर आप इसको बी क्रॉस ए बनाते हो तो दिशा चेंज हो जाएगी। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। अगर इसमें अपन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को आगे पीछे करते हैं, किसी एक के आगे आपको माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो ध्यान देना, देखो ए क्रॉस बी ये रहा, एक ये रहा बी क्रॉस ए, जैसे ही इन दोनों में से इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो माइनस
इसी प्रकार ए क्रॉस सी, तो ये देखो ये रहा आपका सी क्रॉस है, इसको आगे पीछे करेंगे। इसी प्रकार बी क्रॉस सी, तो इसको आगे पीछे। शुरू वाले 3 कंटिन्यू लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, एज इट इज लिखे। अब पीछे वाले तीनों को मैं चेंज कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए को लिखूंगा ए क्रॉस बी, तो माइनस आ जाएगा। सी क्रॉस ए को क्या लिखूंगा, माइनस का ए क्रॉस सी और माइनस का बी क्रॉस सी। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, शून्य। तो ये सिद्ध करना था अपन को कि ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए और सी क्रॉस ए प्लस सी इक्वल टू शून्य के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका बेसिक और इसके शुरू के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन किए। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, शास्त्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेक्टर के अंदर एक्सरसाइज 13.3 के अंदर, हमने इसके बारे में इसका बेसिक और 13.3 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसको आज कंटिन्यू आगे लेते हैं। तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, उससे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए कैप, बी कैप और सी कैप। इस प्रकार है कि ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी बराबर 0। तो देखो ध्यान से देखें, ए कैप, बी कैप और सी कैप, इसमें लिखा भी है कि तीनों इकाई सदिश है। और हमें वैसे भी पता है कैप का मतलब अपन इकाई सदिश में ही यूज लेते हैं। और साथ में अपन को ये भी बताया गया है कि ए कैप और बी कैप का डॉट गुणनफल, ए कैप और सी कैप का डॉट गुणनफल 0 है। और हमें पता है डॉट गुणनफल 0 कब होता है, जब 2 लंबवत सदिश होते हैं। ए डॉट बी, अगर हमें ये बताया गया है कि ए कैप और बी कैप का डॉट गुणनफल 0 है, तो हमें पता है इसका मतलब क्या हुआ कि ए कैप जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी के। ये कैसे पता चला अपन को, ए डॉट बी इक्वल टू 0 से। अदिश गुणनफल की डेफिनेशन के अंदर हमने इसको पढ़ा था। इसके आगे देखें, साथ में ये भी बताया गया है कि ए डॉट सी कैप, ये भी आपको 0 दे रखा है, एक लाइन में दोनों दे रखे थे अपन को ये। तो इसके आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि ए कैप भी परपेंडिकुलर होगा सी कैप के। अब इन दोनों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि बी जो है, ए जो है वो बी पे भी परपेंडिकुलर है और ए सी पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी व सी दोनों के लंबवत है। ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। तो इस दोनों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए है बी और सी के दोनों के लंबवत है। जैसे अपन अक्षों की बात करते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, तो हमें पता है कि एक्स एक्स और वाई एक्स इन दोनों के लंबवत कौन सी एक्स होती है, जेड एक्स। ऐसे ही अपन को यहाँ पर ए कैप, बी कैप, सी कैप के अंदर हमें बताया गया है कि ए बी के लंबवत है और ए सी के भी लंबवत है। तो ये जो ए है वो बी और सी दोनों के लंबवत है। और हमें पता है जब अपन सदिश गुणनफल करते थे, ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब हमें पता है इससे वो सदिश प्राप्त होता था जो ए और बी दोनों के लंबवत है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ए जो है वो दोनों के लंबवत है। तो इसका मतलब अगर मैं बी और सी, इकाई सदिश है तो कैप का यूज कर लेते हैं। अगर बी कैप और सी कैप का सदिश गुणनफल किया जाए तो इससे जो हमें सदिश प्राप्त होगा वो दोनों के लंबवत प्राप्त होगा। अर्थात अगर मैं इसकी डेफिनेशन लगाऊं, बी कैप सी कैप साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर
हम यहाँ लेते थे एन कैप, तो एन कैप क्या था, ए और बी दोनों के लंबवत होता था। तो यहाँ पर बी और सी दोनों के लंबवत कौन सा सदिश है, ए। तो यहाँ पर साइन थीटा के साथ में क्या आएगा, ए कैप आएगा। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझे, अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें प्रश्न में 3 वेक्टर दिए गए हैं इकाई। तो पहली बात तो ये तीनों इकाई है, इसका मतलब आप समझ गए कि अगर इनका परिमाण लिया जाए तीनों का, तो तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि इन सबका मान कैसा होगा, 1 होगा। इकाई सदिश का परिमाण कैसा होता है, इकाई होता है, यानी 1 होता है। अब साथ में हमें ये भी बताया गया a डॉट b 0 है और a डॉट c ये भी 0 है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये हम किस आधार पर लिख रहे हैं, a कैप b कैप c कैप इकाई सदिश। अब इकाई सदिश है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 होगा। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि a डॉट b इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं a परपेंडिकुलर b, और इसके आधार पर लिख सकते हैं a परपेंडिकुलर c। अब हम कह सकते हैं चूंकि a अगर परपेंडिकुलर है b के तथा a परपेंडिकुलर है c के, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं a कैप b व c दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। एक और इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर लास्ट में जो हमें ये दिया गया है, ए सिद्ध कीजिए ए कैप इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बी क्रॉस सी, इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह है, तो वहां वेक्टर नहीं होगा क्योंकि हमें इकाई सदिश दे रखा है, तो यहाँ पे भी कैप का चिन्ह ही होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ वेक्टर का चिन्ह दे रखा है, उसको अपन कैप में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लिया गया है, ये भी हमें पता है, क्योंकि हमने वेक्टर की डेफिनेशन के अंदर हमें पढ़ा था कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और अगर उनके बीच में थीटा कोण है, तो एन कैप क्या होता है, दोनों के लंबवत होता है। अब एन कैप की भी 2 दिशाएं होती है, धनात्मक दिशा और ऋणात्मक दिशा। तो अगर ऊपर की दिशा में अगर हम धनात्मक लें तो नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस आ रहा है वो दोनों दिशाओं के लिए यूज किया गया, यानी एन कैप की दोनों दिशाओं के लिए इसका यूज किया गया। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर ए बी और सी दोनों के लंबवत है, तो अभी हम क्या करेंगे, बी और जो सी है इन दोनों के अंदर अपन क्या करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है बी और सी का सदिश गुणनफल से जो सदिश प्राप्त होगा वो दोनों के लंबवत प्राप्त होता है। ए कैप बी और सी दोनों के लंबवत है, इसलिए हमने बी और सी दोनों का यूज किया, क्योंकि दोनों का सदिश गुणनफल जो आता है दोनों के लंबवत सदिश को व्यक्त करता है। अब आप इसमें डेफिनेशन का यूज कर लें, जैसे ए और बी में था वैसे सेम, बी कैप का परिमाण सी कैप का परिमाण साइन थीटा, और थीटा आपको इसमें दे रखा है, और थीटा की जगह चलो एक बार मैं थीटा ही रख लेता हूँ, अगली बार मान रख देंगे साइन थीटा एन कैप, या एन कैप की जगह कौन आएगा, ए और बी और सी दोनों के लंबवत, दोनों के लंबवत कौन है, ए, यहाँ आ जाएगा ए कैप। इसका ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। हमें इकाई सदिश दे रखा था, इसका परिमाण 1 लिखा, ए डॉट बी 0, ए लंबवत बी, ए डॉट सी, ए लंबवत सी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं
ए दोनों के लंबवत है, और दोनों के लंबवत हम जब भी कोई सदिश निकालते हैं तो उसका क्रॉस गुणा करते हैं, तो बी क्रॉस सी, बी कैप सी कैप साइन थीटा एक है। अब इसमें आपको ये दे रखा है बी और सी के मध्य का कोण दे रखा है, थीटा की वैल्यू बता रखी है क्वेश्चन के अंदर, π/6 दे रखी है, π/6 ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में मान रख देते हैं बी कैप सी कैप बी कैप सी कैप साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा आपका π/6। अब देखो क्योंकि हमने सिद्ध करने में प्लस माइनस का यूज किया है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते थे, ए कैप की जगह प्लस माइनस ए कैप का यूज कर सकते हैं दोनों दिशाओं के लिए। जैसे एन कैप प्लस और माइनस दोनों होता है, ऐसे ही ए कैप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, तो प्लस माइनस का यूज कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्लस माइनस दे रखा है तो हम भी उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए कैप। अब इससे आगे देखें इसको, बी कैप सी कैप। अब क्योंकि कई सदिश है तो बी कैप का परिमाण कितना हो जाएगा, एक, सी कैप का परिमाण कितना हो जाएगा, एक साइन π/6। इससे पहले वाली स्टेप क्या थी, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इससे पहले वाली स्टेप थी आपके पास बी और सी, यहाँ क्या था आपके पास में बी कैप सी कैप साइन π/6 प्लस माइनस ए कैप। अब इसमें सबकी वैल्यू रख रहे हैं, तो बी कैप सी कैप इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 साइन π/6 कितना होता है 1/2 π/6 यानी साइन 30 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। और प्लस माइनस से आप बाद में ले लेंगे जिन, तो एक बार प्लस माइनस 1 चला लेते हैं इसको, एक है बस सिद्ध हो गया आपका आंसर। बस एडजस्टमेंट करना है, हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि एट ए कैप जो है वो प्लस माइनस 2 बी कैप क्रॉस सी कैप के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस 2 को इधर ले लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 बी कैप क्रॉस सी कैप, यहाँ क्या बच गया प्लस माइनस ए कैप, या इसको आप यू भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस को चिन्ह इधर ले सकते हैं। तो ए कैप इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी कैप सी कैप। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ हो जाएगा ये आंसर प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एक दो बार जरूर आप अलग से कॉपी में सॉल्व करके स्वयं देखें। अब इससे आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखें इसका छठा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हमें इसमें दिया गया है ए का परिमाण 10 है, बी का परिमाण भी दे रखा है 2 है, साथ में हमें ये भी दे रखा है ए डॉट बी 12, जबकि वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, ए क्रॉस बी का परिमाण। अब ए क्रॉस बी का परिमाण हमें पता है ए बी साइन थीटा एन के पड़ जाता है क्योंकि परिमाण दिया हुआ है, लेकिन हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो ये जो डॉट गुणनफल जो दिया गया है इसकी सहायता से पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ मान रख दिया ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा बराबर किसके है 12। मान लेते हैं इसमें 10, बी का परिमाण कितना है 2, कोस थीटा नहीं पता तो कोस थीटा का कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 बट्टे कितने हो जाएंगे 20। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 बट्टे 5, 4 के पाने से 4 दिया 12, 4 5 20, 3 बट्टे 5। अब कोस थीटा पता है तो सबको ही पता है कि साइन थीटा की वैल्यू हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहले सर्व समीकरण जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली जो होती है उससे अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर इससे आसानी से मान निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है
पहली सर्वसमीकरण से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मान रख दे इसमें, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा यानी 3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/25। तो लघुत्तम लेके हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9 16/25 कितना आ गया 4/5। तो हमें ए दे रखा था, बी दे रखा था, डॉट गुणनफल ए बी कोस थीटा मान रखा, कोस थीटा की वैल्यू प्राप्त की और कोस थीटा से साइन थीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो अब आपको पता है इससे आगे हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ए और बी का परिमाण है तो आपके पास क्या आएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। साइन थीटा अब सबकी वैल्यू पता है अपन को, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 2 और साइन थीटा की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है अपन ने, ये 4/5। इन सब का मान रख देंगे और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया भी था पहले। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दो वेक्टर दे रखे हैं तो इसमें हमने लंबवत 21 सदिश कैसे प्राप्त किया था, दोनों का क्रॉस गुणा किया था और फिर 21 सदिश में कन्वर्ट। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें बस 21 सदिश प्राप्त करके 9 से गुणा करना है, बस इतना ही करना है। तो मैं इसको पूरा नहीं करा रहा हूँ, बस आपको एक बार समझा देता हूँ। आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन था दोनों के लंबवत सदिश ज्ञात करो, तो दोनों के लंबवत सदिश कैसे ज्ञात किया था हमने, ए क्रॉस बी से। कैसे ज्ञात किया था, सारणी की सहायता से। यहाँ जो हमारा आंसर आएगा आई कैप, यहाँ पे जैसे मान लो ए बी और सी, इस रूप में जो भी अपना आंसर आएगा ये दोनों के लंबवत होगा। लेकिन 21 सदिश निकालना है, आप इसको मान सकते हैं, मान लो पी वेक्टर मान लिया, तो आप क्या निकाल लेंगे, पी कैप, पी वेक्टर अपॉन पी का परिमाण। लेकिन हमें तो 9 परिमाण का चाहिए, तो आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी किया था। किसी का परिमाण अगर हमें 9 चाहिए तो क्या कर देंगे, इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई परिमाण है, 9 परिमाण कैसे होगा 9p, तो जो भी आंसर आएगा उसको 9 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों के लंबवत, दोबारा से देखें इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें वेक्टर का चिन्ह नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जब ए और बी हम मानेंगे, ए और बी जब मानेंगे, क्योंकि जब नहीं दे रखा हो तो मानना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे। इसमें नहीं लिखा हुआ सदिश गुणा कीजिए, लेकिन हमें पता है दोनों के लंबवत सदिश के लिए क्रॉस गुणा करनी पड़ती है। जैसे ही अपन क्रॉस गुणा करेंगे सारणी की सहायता लेनी पड़ती है। आई जे के पदों में आपको एक वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, जिससे अपन नया वेक्टर पी मान सकते हैं। पी से हम क्या करेंगे, पी कैप यानी इकाई सदिश प्राप्त करेंगे, लेकिन परिमाण इसका 1 हो जाएगा। लेकिन हमें 9 परिमाण चाहिए, तो 9 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सिंपल एक्सरसाइज है, वेक्टर वाला जो पोर्शन है, अगर कोई बच्चा इसमें थोड़ा सा प्रयास करता है पूरे मार्क्स ले सकता है। और एक और ध्यान रखें, हमारी जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तो हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है, ब्रेक नहीं लेना है बीच के अंदर। क्योंकि इतने महीने हमने जो मेहनत की है, तैयारी की है, अगर हमने बीच में ब्रेक दे दिया वो सारी खराब हो जाएगी, उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कंटिन्यू कुछ ना कुछ इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट है उसको लगातार टच में रहे, उसको पढ़ते रहें। और जो भी पोर्शन अपना मैथ्स में थोड़ा बहुत बच गया है उसको अपन कंटिन्यू साथ साथ कर भी रहे हैं। और हो सकता है कि बाद में जब अपन को पेपर होगा तो उसके बीच में भी अपन को टाइम मिलेगा, हो सकता है ऑफलाइन क्लास में भी हम उसको दोबारा से रिपीट करेंगे और जो भी पढ़ा उसको भी रिविजन करेंगे। लेकिन एक बार हम जो थोड़ा पोर्शन बच गया उसको हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं, और इसको साथ साथ आप फिर कॉपी में भी नोट करते रहें। देखें आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि a माइनस बी क्रॉस गुणा a प्लस बी बराबर होगा 2
ए क्रॉस बी। टू ए क्रॉस बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, जिसमें हमने वो सिद्ध किया था समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो वो पोर्शन भी इसमें जब अपन ज्यामितीय व्याख्या करेंगे उसमें भी उसका भी यूज करेंगे। लेकिन अभी अपन को पहले ये सिद्ध करना बहुत आसान है। LHS ले लें आप इसके अंदर। LHS लिया आपने, RHS लेके आना है। तो A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे अपन करते हैं, A की A के साथ A क्रॉस A, फिर A की B के साथ प्लस A क्रॉस B। A की दोनों के साथ कर दिया अपन ने, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे यूज करना है। फिर B की करनी है अपन को, तो माइनस B क्रॉस A, B की B के साथ माइनस B क्रॉस B। अब हमें पता है सदिश गुणनफल के अंदर A क्रॉस A तो क्या हो जाएगा 0, A डॉट B, A क्रॉस B को A क्रॉस B। अब आपको पता है इसके अंदर हमें, क्योंकि दो सदिश का अगर सदिश गुणनफल करते हैं तो इसके अंदर जब अपन A और B का क्रॉस गुणा करते हैं तो इसके अंदर n कैप की दो दिशाएं होती है, एक ऊपर की दिशा में होती है और एक नीचे की दिशा में होती है। तो जब अपन A क्रॉस B के अंदर क्या करते हैं, जब इसका A क्रॉस B करते हैं तब अगर हमें A क्रॉस B n कैप धनात्मक प्राप्त होता है, तो अगर अपन इसकी दिशा चेंज कर दें यानी B क्रॉस A कर दें तो इसके अंदर फिर क्या होगा, इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। और जब दिशा चेंज होगी तो n कैप की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की दिशा में हो जाएगी। या इसको आप सीधा यूं याद रख सकते हैं, सीधा याद रख सकते हैं इसको। जब भी अपन दो सदिशों का क्रॉस गुणा करते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था, और अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं तो B क्रॉस A करते हैं तो इसके चिन्ह के अंदर धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो मैं B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखूंगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का A क्रॉस B हो जाएगा, और यहाँ B क्रॉस B आ रहा है तो ये फिर 0 हो गया। तो देखो क्या मिला, A क्रॉस B A क्रॉस B। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 A क्रॉस B। तो ये तो अपना आधा प्रश्न हो गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 A क्रॉस B। लेकिन अब इसमें लिखा है कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। तो ज्यामितीय व्याख्या के अंदर जैसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किया था वैसे ही होगा। तो मैं इसकी ज्यामितीय व्याख्या आपको बता देता हूँ कैसे करनी है, इसी के अंदर कर देता हूँ मैं। देखो ज्यामितीय व्याख्या के अंदर क्या करना है, पहले तो हेडिंग डाल देंगे आप ज्यामितीय व्याख्या, और आपको देखने से पता चल रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज लेता हूँ और ये A और ये B को व्यक्त करे तो विकर्ण किसको व्यक्त करता है, हमने पढ़ा था त्रिभुज नियम के अंदर विपरीत दिशा के अंदर A और B एक दिशा में तो तीसरी भुजाएं विपरीत क्रम में उसके योगफल को व्यक्त करती है। और समांतर चतुर्भुज का भी नियम पढ़ा था कि दो संलग्न भुजाएं अगर सदिशों को व्यक्त करती है तो विकर्ण इसके योगफल को व्यक्त करता है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस B। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण अगर अपन ले लेते हैं A B और C और D। अब दूसरे विकर्ण के अगर दिशा में ये लेता हूँ तो त्रिभुज नियम इसमें लगाते हैं। तो AC विकर्ण जो हमें आया था वो तो आया था A प्लस B, और DB जो विकर्ण आएगा वो आएगा आपका त्रिभुज नियम से A माइनस का B। अब हमने क्यों लगाया है, तो क्योंकि हमें यहाँ मिल रहा है देखो A माइनस B। तो ये समांतर चतुर्भुज के अंदर जब अपन विकर्ण खींचते हैं तो एक A माइनस B उसका एक विकर्ण होता है। इसी प्रकार A प्लस B भी इसका दूसरा विकर्ण होता है।
अब यहाँ पर विकर्णों का सदिश गुणनफल किया गया है। अब ये क्या देखो, ये ध्यान रखना, a क्रॉस b, अभी मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। a क्रॉस b जो होता है, a क्रॉस b का सदिश गुणनफल जो होता है, ज्यामितीय व्याख्या के अंदर ये क्या करता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। और अगर इसके 1/2 कर देते हैं तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। वैसे तो ये कोर्स से अभी हटा दिया गया है कि सदिश क्षेत्रफल आपका जो ज्यामितीय व्याख्या है वो कोर्स में नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार अभी पढ़ेंगे। एक बार अपन आप इसको कंटिन्यू पूरा कर लेते हैं। अब क्या करना है, अभी अभी अपन ने इसको सिद्ध किया है कि a माइनस बी और a क्रॉस बी जो है वो 2a क्रॉस b के बराबर होता है। तो दोबारा अपन करेंगे नहीं, दोबारा अपन जब यहाँ लिखेंगे ac क्रॉस, या पहले लिख लेता हूं मैं db क्रॉस ac। जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो db की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, क्रॉस ac की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। तो अभी अभी अपने इसको सिद्ध किया था, दोबारा आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दें 2a क्रॉस b। क्या करना है, ज्यामितीय व्याख्या के अंदर आप सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और मान लेंगे कि AB जो है समांतर चतुर्भुज की A और B, AB और AD समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं किससे व्यक्त की जा रही है, A और B से। तो AC विकर्ण हो जाएगा आपका A प्लस बी और DB विकर्ण क्या हो जाएगा, A माइनस बी। और ये अभी अभी हमने सिद्ध किया है, तो दोबारा से इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपन लिख देंगे। अब देखो ज्यामितीय व्याख्या के अंदर क्या करना है, अभी मैं आपको बता दूंगा ये a क्रॉस b क्या है, लेकिन आपको अभी एक बार इसको ध्यान रखना। तो ज्यामितीय व्याख्या के अंदर अभी अभी हमने सिद्ध किया कि a प्लस बी और a माइनस बी किसको व्यक्त कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो व्याख्या क्या हो जाएगी, व्याख्या ये हो जाएगी समांतर चतुर्भुज की विकर्णों का सदिश गुणनफल, विकर्णों का सदिश गुणनफल बराबर है 2 इंटू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये इसकी व्याख्या है। जो हमें व्याख्या करनी थी वो डायग्राम बनाकर आप इसमें बता देंगे कि AC हमें ये प्राप्त हो रहा है, BD है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जो LHS दिया गया था वो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को व्यक्त करते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये कैसे आया, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके 2 वेक्टर हैं A और ये B। तो आपको पता है अगर इस पे लंब खींचते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर अपन नॉर्मल की बात करें, 9/10 के हिसाब से बात करें तो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो क्या हो जाएगा जिस पे अपन लंब खींचते हैं, आधार तो क्या हो गया आपका AB। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AB का परिमाण अर्थात क्या हो जाएगा, A वेक्टर का परिमाण। ऊंचाई हमें ये चाहिए। अब आपको पता है इसमें ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये मान चाहिए। तो आपको पता है इसके अंदर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD, इसको E दे देता हूँ। तो आप साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण DE बटे कर्ण में क्या आ जाएगा AD। हमें क्या चाहिए DE, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, AD इधर आ जाएगा, तो DE बराबर क्या आ जाएगा AD साइन थीटा। अब थीटा तो हमें पता नहीं है, तो साइन थीटा का साइन थीटा। AD को क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा, B सदिश साइन थीटा। तो यहाँ मान रख देते हैं, इसकी लंबाई चाहिए ना, इसलिए B वेक्टर है, इसकी लंबाई कैसे प्राप्त होगी, इसके परिमाण से। यहाँ क्या आ जाएगा AD साइन थीटा। और तो AB को क्या लिख सकते हैं अपन, A, और इसको क्या लिख सकते हैं B साइन थीटा। अब आपको पता है दो सदिशों के गुणनफल के अंदर हमने पढ़ा था, इसके अंदर AB साइन थीटा, AB साइन थीटा किसको व्यक्त करता है, A क्रॉस
बी को व्यक्त करता है, इसका परिमाण, क्योंकि एन कैप इसमें नहीं है, तो ए क्रॉस बी का परिमाण, और परिमाण हटा देते हैं अपन यहाँ पर, तो ये किसको व्यक्त करेगा, उसके सदिश क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण। अब परिमाण के अंदर दिशा नहीं होती है, और अगर हम इसको परिमाण को हटा देते हैं तो ये सदिश को व्यक्त करेगा जिसमें दिशा भी होती है। तो यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का, एक और ऐड कर देते हैं क्योंकि हम सदिश के रूप में लिख रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल ये ऐड कर देना इसमें, सदिश क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, सदिश विकर्णों का सदिश गुणनफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का दुगने के बराबर होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या की आपको इसमें सीधा याद रखना है, जो मैंने पहले अभी किया था वो आप समांतर चतुर्भुज बनाकर विकर्ण एक ए सी ए प्लस बी और एक बी बी ए माइनस बी दोनों का गुणा हमने करके सिद्ध किया था, तो सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। बस उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखते ही आपकी व्याख्या हो जाएगी। ये कुछ नहीं करना है, ये समझाने के लिए आपको बताया है कि वास्तव में जो ए क्रॉस बी होता है, अगर ज्यामितीय व्याख्या में अगर इसकी बात करें तो ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को, सदिश क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। और इसके आगे 1/2 लगा देते हैं, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर अपन एक विकर्ण खींचते हैं तो उसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं, और दोनों त्रिभुज हमें पता है सर्वांगसम होते हैं, इसलिए उसका आधा करते हैं तो क्या बन जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। तो अगला क्वेश्चन इसमें आएगा, लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पर परिमाण ले लेते हैं तो संख्यात्मक मान सीधा प्राप्त हो जाएगा, और जब भी अपन क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा किसका यूज करेंगे, परिमाण का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट देखें आगे क्वेश्चन, जो नवा क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 10वां क्वेश्चन जो अभी जस्ट मैंने समझाया है, वैसे तो ये टॉपिक क्षेत्रफल वाला, क्षेत्र त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल हटा रखा है, फिर भी हम इसमें 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ए जो दिया गया है आप लिख देंगे आई कैप टू जे कैप टू के कैप, बी जो दिया गया है उसको आप लिख लेंगे 3 आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की, तो जस्ट अभी आपको बताया मैंने, क्या करेंगे आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। क्यों कर लेंगे, उसका फॉर्मूला आपको याद है, कैसे ज्ञात करेंगे पता ही है। फिर क्या करेंगे, इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो परिमाण कैसे निकलता है पता ही आपको, जैसे मान लो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आया, मान लो ये आ गया आई कैप 2j कैप 3k कैप, जो भी आएगा आप हल करेंगे। तो इसका परिमाण आपको पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो रूट में छोड़ देंगे। 9 4 और ये कितने हो गए 14। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी। सीधा याद रखना है, ए क्रॉस बी 1/2 लगाते हैं तो त्रिभुज का, 1/2 हटा देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब जो भी आपका आया बस वो मान रखते हैं, वो आंसर है। क्लियर है? तो इसमें हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जो नवा क्वेश्चन रह गया उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस तरीके से ये जो आपकी एक्सरसाइज 13 है वो कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एक नवा क्वेश्चन और जो अगला चैप्टर आपका है 14वीं एक्सरसाइज है उनको भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।